हाय, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली एआई का हाइप पीक पर है एंड उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एनवीडिया, पेलेंटियर टेक एंड कुछ और एआई स्टॉक्स में हमने मेगा रैली विटनेस की एंड आज हर दूसरी कंपनी कह रही है दैट वी आर इनटू एआई। तो क्या इंडिया सच में एआई पावर हाउस बन रहा है या आईटी सर्विसेज को ही एआई का लेवल दिया जा रहा है? तो आज हम इसी को डिकोड करेंगे एंड कौन से बिजनेसेस या फिर हिडन बिजनेसेस इसके बेनिफिशियरी होने वाले हैं उनको भी फाइंड आउट करेंगे फैक्ट एंड डाटा के साथ। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। हमारे फ्री वर्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जो भी डाटा आपके सामने रखा जाएगा उसका बेसिस क्या है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इंडिया की पोजीशन क्या है, कौन सी लेयर को इंडियन प्लेयर्स टैब करने का पोटेंशियल रखते हैं या टैब कर रहे हैं, अभी हम उस पर भी बात करेंगे एंड यहां से आपको बिजनेस आइडियाज भी मिलेंगे कि किन तरह की कंपनीज को हमें ट्रैक करना है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हर ट्रेंड में नोटिस होता है एंड जिसके बारे में हमने प्रीवियसली भी मेंशन किया हुआ है एंड जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि विद द चेंज इन ट्रेंड न्यू प्लेयर कम्स एंड डोमिनेट्स। तो इसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो अभी जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड आया है तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में हमें एथर एनर्जी विनर होता हुआ दिख रहा है जो कि ट्रेडिशनल प्लेयर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट। सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रेंड से अडानी ग्रीन, बारे एनर्जीज एंड केपीए ग्रीन जैसे बड़े प्लेयर्स विनर बन के उभरे। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसमें स्पेशली ई बसेस, यहां पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड स्विच मोबिलिटी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। स्विच मोबिलिटी तो ऑफ कोर्स अशोक लीलैंड की सब्सिडरी है। तो चाहे ऐसे प्लेयर्स लीडर ना भी बने तो भी एक बड़ा मार्केट शेयर इन प्लेयर्स के पास हर ट्रेंड में आ जाता है जिससे नए प्लेयर्स के ग्रोथ के नंबर्स हायर देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्लेयर्स। बट इट डजंट मीन कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स अटेंशन डिजर्व ही नहीं करते। ऑफ कोर्स वो भी डिसेंट पेस पर ग्रो करते रहते हैं एंड मोर ओवर इन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के केस में रिस्क भी कंपैरेटिवली कम रहता है इन्वेस्टमेंट पर क्योंकि उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। नए प्लेयर्स के केस में ग्रोथ इसलिए भी फास्ट रहती है क्योंकि उन्हें सिर्फ नए ट्रेंड पर ही फोकस करना होता है जबकि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को अपने लिगेसी सिस्टम को भी कंटिन्यू रखना पड़ता है टिल द टाइम ट्रेंड पूरी तरह से चेंज ना हो जाए। एग्जांपल के लिए चाहे आप टीवीएस, हीरो, बजाज किसी को भी देख लो तो उन्हें अपने लिगेसी सिस्टम्स को भी कंटिन्यू रखना पड़ रहा है। मोरओवर जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स नए ट्रेंड को क्विकली अडॉप्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके केस में भी हमें ग्रोथ पहले के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट पर देखने को मिलती है। एआई लैंडस्केप में इंडिया स्टैंड कहां करता है उसके लिए सबसे पहले हमें एआई इकोसिस्टम की लेयर्स को समझना होगा। तो सबसे पहले है लेयर 1 एंड इसमें आता है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इस लेयर को एआई की बैकबोन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वो कंपनीज आती हैं जो एआई की फाउंडेशन बनाती हैं। तो इस लेयर में वो कंपनीज काम करती हैं जो जीपीयूज, टीपीयूज इनकी डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती हैं एंड इसके साथ कुछ वो कंपनीज आती हैं जो एआई के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती हैं। तो इस लेयर में जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उसमें फर्स्ट एनवीडिया है जो एआई चिप लीडर है। उसके बाद AMD है जो कि अगेन एक वर्ल्ड लीडर है इन डिजाइनिंग प्रोसेसर्स एंड ग्राफिक टेक्नोलॉजीज एंड उसके बाद क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पर AWS है, देन माइक्रोसॉफ्ट अजूर है एंड गूगल क्लाउड है। तो ये जो लेयर है ये टोटल वर्ल्ड एआई इकोसिस्टम की मेजर कंट्रीब्यूटर है एंड ये पूरी वैल्यू चेन की 50 से 60% होल्ड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि लेयर 1 की कंपनीज के पास एआई ट्रेंड की ग्रोथ का सबसे बड़ा स्कोप है। तो 50 से 60% का इनके पास जो मार्केट शेयर है तो ये टोटल कितनी वैल्यू बनती है ये भी हम आगे आपको बताएंगे जब हम इंडस्ट्री के टोटल साइज को बताएंगे एंड ग्रोथ एस्टिमेट्स को बताएंगे। तो उसके बाद वैल्यू चेन की सेकंड लेयर में आता है मॉडल्स जिसमें फाउंडेशन मॉडल्स हैं, एलएलएम्स हैं, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हमारी क्वेरी को समझते हैं, एनालाइज करते हैं एंड चैट जीपीटी एंड क्लाउड जैसे एप्लीकेशंस को पावर करते हैं। तो ये जो लेयर है इट इज डोमिनेटेड बाय ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एंथ्रोपिक, मेटा एटसेट्रा। तो टोटल एआई वैल्यू चेन का ये 25 से 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके बाद लेयर 3 में वो कंपनीज आती हैं जो एआई को यूज करके कई सारे बिजनेसेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। तो इस सेगमेंट को डोमिनेट करता है सास कंपनीज, एंटरप्राइज एआई फर्म्स, आईटी सर्विसेज एटसेट्रा। तो ये टोटल वैल्यू चेन का 10 से 20% कंट्रीब्यूट करती हैं। कहने को तो ये नंबर सबसे छोटा है बट टोटल एआई इकोसिस्टम की वैल्यू इतनी हायर है कि 10 to 20% भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बना देता है फॉर दिस कंपनीज टू ग्रो। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स एआई वैल्यू चेन के कौन से सेगमेंट की बेनिफिशियरी है इसे जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि इंडस्ट्री का साइज कितना है, ग्रोथ किस तरह से हो रही है जिससे हमें हर लेयर की वैल्यू का साइज मिल सके। तो ग्लोबल एआई इंडस्ट्री के मार्केट साइज की बात करें तो बाय 2025 इसका साइज था 390.91 बिलियन यूएस डॉलर्स जो कि बनता है अप्रोक्सीमेटली 36 लाख करोड़। कैलकुलेशन आप खुद से भी चेक कर सकते हैं एंड ये बाय 2033 बढ़कर हो सकती है 3497.26 बिलियन यूएस डॉलर्स की।
एंड ये स्टर्निंग 30.6% के कैगर की ग्रोथ है बिटवीन 2026 टू 2033 एंड ग्लोबल लेवल पर किसी भी इंडस्ट्री में इस तरह की ग्रोथ मेगा ग्रोथ मानी जाती है। तो लेयर वाइज किसके पास कितनी वैल्यू आने वाली है वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू चेन की परसेंटेज मैंने आपको बताई ही है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू चेन वाली लेयर की बात करूं, दैट इज लेयर 3, तो उसका साइज भी 5.4 लाख करोड़ बनता है, जो कि ह्यूज है। तो उसके बाद अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इस इंडस्ट्री का 2025 में साइज था 13.05 बिलियन US एंड बाय 2032 इसका साइज हो सकता है 130.63 बिलियन US, जो कि स्टर्निंग 39% के कैगर की ग्रोथ है टिल 2032 एंड ये काफी बड़ी ग्रोथ है। तो उसके बाद इंडियन एस्पेक्ट्स में अगर हम लेयर 1 को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास ना के बराबर प्लेयर्स हैं, स्पेशली चिप्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन लेयर 1 में जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कुछ प्लेयर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि L&T का AI क्लाउड हो गया, योटा है एंड यहां पर एक और काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है जिसे हमने प्रीवियसली कवर भी किया हुआ है एंड वो है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड, जो कि इंडिया का इकलौता लिस्टेड कॉस्ट एफिशिएंट एंड ओपन सोर्स टेक बेस्ड GPU प्लेटफॉर्म है, जिसकी एनवीडिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस GPUs, जिन्हें कंपनी खुद के सर्वर्स पर डिप्लॉय करती है, कॉन्फ़िगर करती है, सो दैट ये इनके कंप्यूट इंफ्रा प्लेटफॉर्म पर रन कर सकें। तो प्राइसिंग एंड परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट्स में ये कई सारे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete कर रहे हैं, जैसे कि AWS हो गया, अजूर हो गया। तो बीच के कुछ क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस वीक हुई थी, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी श्रिंक हुए थे एंड कंपनी डेप्रिसिएशन भी हाई दिखाती है। बेसिकली ये पैसा किसी को दिया नहीं जाता है, बस बुक्स में लॉसेस में शो किया जाता है एंड डायरेक्टली ये कैश फ्लोज में चला जाता है, जिसके चलते यहां पर नेट प्रॉफिट्स में भी हमें डेंट देखने को मिला। बट लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो हमें टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी जो बीच में श्रिंक हो गए थे उसमें भी हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली, बट डेप्रिसिएशन काफी हाई दिखाई थी, तो इसके चलते हमें नेट प्रॉफिट्स नेगेटिव में दिखे। तो ये जो टॉप लाइन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि इनकी जो चेन्नई वाली फैसिलिटी है यहां पर ये GPUs का एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड ये काफी बड़ी कैपेसिटी है एंड ये जो भी कैपेसिटी को इनहेंस किया जा रहा है इसके लिए कैपेक्स किस तरह का हो रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊं तो इन्होंने 870 करोड़ का कैपेक्स किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट 9 मंथ्स में काफी कम कैपेक्स रहा है, दैट इज 119 करोड़ का। तो नई कैपेसिटी के जो इनहेंस किया था उसमें से यूटिलाइजेशन काफी कम था, यानी कि सिर्फ 35 से 40% के अराउंड ही था एंड इन क्वार्टर्स पर उसका इंपैक्ट भी आया था, क्योंकि रेडी होते ही इमीडिएटली बड़ी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन अचीव करना काफी डिफिकल्ट रहता है। बट यहां पर हमने ये भी स्टडी किया था कि कंपनी 80 से 90% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का टारगेट कर रही है एंड उसके अगले ही क्वार्टर में यानी दिसंबर 25 वाले क्वार्टर में इन्होंने जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अचीव किया है वो है 60 to 65%, जो कि लास्ट अचीव्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कंपैरिजन में 80 से 90% की ग्रोथ है। तो होता क्या कि जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज बढ़ती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और भी बेटर होते जाते हैं, क्योंकि कंपनी को नई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना है, क्योंकि कैपेसिटी तो ऑलरेडी सेटअप हो रखी है। तो ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है इसका इंपैक्ट ही हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स पर देखने को मिला है कि टॉप लाइन में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 80 से 90% की ग्रोथ देखने को मिली एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी पहले से रिकवर होते हुए दिखे। उसके बाद जैसा कि इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का टारगेट 80 से 90% है, तो ये इसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अचीव करने का टारगेट कर रहे हैं, जो कि हमें काफी अच्छी ग्रोथ की विजिबिलिटी देता है एंड इसी के साथ जो EBITDA के टारगेट्स हैं वो है 70% के। इससे ये होगा कि टॉप लाइन के कंपैरिजन में बॉटम लाइन में हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि EBITDA भी एक्सपैंड हो रहा है। उसके बाद इनके बिजनेस में एक और इंपॉर्टेंट KPI है एंड वो है मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, जो कि जून वाले क्वार्टर में थी 14.5 करोड़ एंड इनका टारगेट है कि 35 से 40 करोड़ की मंथली रिकरिंग रेवेन्यू ये अचीव कर लेंगे मार्च 26 तक। तो मंथली रिकरिंग रेवेन्यू अगर 35 से 40 करोड़ आती है तो क्वार्टरली बेसिस पर जो MRR का कंट्रीब्यूशन बनता है वो बनता है 105 से 120 करोड़ एंड आज अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें वो है 70 करोड़ की ही। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ MRR के सहारे ही हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्वार्टरली रिजल्ट्स में एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो MRR के टारगेट्स हैं ये इसे नेक्स्ट क्वार्टर में ही हिट कर सकते हैं, यानी कि Q4 की बात हो रही है जो कि अभी जस्ट खत्म ही हुआ है। उसके बाद अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि लार्सन एंड टुब्रो का भी सिग्निफिकेंट स्टेक है इस बिजनेस के अंदर एंड किसी भी बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए इतना स्टेक काफी होता है। उसके बाद क्या है कि इंडिया में जो LLM मॉडल्स डेवलप किए जा रहे हैं, जैसा कि रिसेंट में ही हमने Servum.ai का नाम सुना है, तो इंडिया में इस तरह के LLMs भी इनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं एंड कुछ LLM
LLMs के साथ ये ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं। तो ये जो प्लेयर है ये AI इंफ्रा का बेनिफिशियरी भी है, काफी अर्ली स्टेज पर भी है। उसके लास्ट क्वार्टर्स में हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है बिजनेस के अंदर, एंड एक्सपेक्टेड है कि इस क्वार्टर में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो इसलिए इस प्लेयर को हम फोकस में रख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम लेयर 2 में जाएं, जिसमें फाउंडेशन मॉडल्स हैं, LLMs हैं एंड कोर AI इंजन्स हैं, यहाँ पर हमारे पास खास कुछ भी नहीं है। लेकिन लास्ट के कुछ मंथ्स में सर्वम AI काफी लाइमलाइट में आया है। तो इनके प्लेटफॉर्म का अडॉप्शन किस तरह से हो रहा है उसका मेरे पास अभी डाटा नहीं है, बट इन्होंने कई सारे बेंचमार्क्स को बीट किया है एंड वो सब भी हमें न्यूज में देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर इनकी मार्केट कैप से जुड़ा हुआ डाटा देखने को मिल रहा है, एंड वो ये कि उसमें 10 फोल्ड का राइज हुआ है, एंड इसे कैलकुलेट किया गया है 2023 में जिस वैल्यूएशन पर इन्होंने फंडिंग रेज की थी एंड अभी जिस वैल्यूएशन पर फंडिंग रेज होने वाली है। तो इस तरह के LLM मॉडल्स अगर इंडिया में डेवलप होते हैं तो ये ऑफ कोर्स हमारे AI इकोसिस्टम को बूस्ट करेंगे एंड जो डोमेस्टिक AI क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनकी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन प्रेजेंटली हमारे पास ऐसा कोई भी लिस्टेड प्लेयर नहीं है, स्पेशली इंडिया में, जिससे हम लेयर 2 में होने वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को टैप कर पाएं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर यानी कि लेयर 3 है, जो कि टोटल वैल्यू चेन का 10 to 20% कंट्रीब्यूट करता है। ऑन द एवरेज हम 15% बोल सकते हैं। तो ये भी 5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है एंड ये 2025 के नंबर्स हैं एंड ये वो लेयर है जिन्हें इंडियन प्लेयर्स इजिली टैप कर सकते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स का व्यू पॉइंट है कि AI के आने से अब कॉर्पोरेट्स को IT सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब IT सर्विसेज AI को इंटीग्रेट करके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, जो कि ऑफ कोर्स कर भी रही हैं, तो ये फार बेटर होंगी देन दोज कंपनीज जो कि जस्ट AI को खुद से यूज कर रही हैं। तो इनफैक्ट AI इज द न्यू ग्रोथ इंजन फॉर इंडियन IT सर्विसेज। तो आज अगर आप इन्फोसिस या TCS की इन्वेस्टर कॉन कॉल या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखें, तो एग्जांपल के लिए मैंने TCS की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो अपनी अलग अलग सर्विसेज के अंदर कैसे AI को इंटीग्रेट करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। AI से रेवेन्यू किस तरह की जनरेट की है उन्होंने एनुअलाइज्ड बेसिस पर, वो आपके सामने है। 85% से ज्यादा क्लाइंट्स को वो AI बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इन सर्विसेज में 16.3% की ग्रोथ भी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, एंड ये काफी बड़ी बात भी है। एंड यहाँ पर भी TCS की मैनेजमेंट ने बताया है कि उनके 100% सेल्स एंड प्री सेल्स पर्सनल AI ट्रेंड है। तो इनफैक्ट अगर हम इन्फोसिस की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी देखें तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा कि उनके जो 200 सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं उनमें से 90% क्लाइंट्स को ये AI बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इन्फोसिस के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है लास्ट क्वार्टर में। एंड अगर TCS में भी देखें तो यहाँ पर भी स्टेक बढ़ाया जा रहा है बोथ बाय FIAs एंड DIAs, एंड पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। तो अभी जो IT कंपनीज के स्टॉक प्राइस में करेक्शन हो रखी है, तो इससे प्राइस टू अर्निंग पर कैसा इंपैक्ट आया है उसके लिए हम थोड़ा लॉन्गर होरिजन का चार्ट लगा लेते हैं। एंड यहाँ पर मैंने 10 ईयर का प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगा लिया है एंड हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कोविड क्रैश के टाइम पर TCS का प्राइस टू अर्निंग था वो था 19.1 का एंड प्रेजेंटली इसका प्राइस टू अर्निंग है 16.7। तो कोविड क्रैश के बाद हमें TCS के स्टॉक प्राइस में किस तरह का अपट्रेंड देखा था वो हम यहाँ पर देख सकते हैं एंड वो हुआ था 155% का। वही अगर हम इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग का चार्ट देखें एंड उसे 10 ईयर के हॉरिजन पर लगा ले तो यहाँ पर हमें प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलेगा 16.7 एंड कोविड के टाइम में जो प्राइस टू अर्निंग था वो था 19.1 का। एंड कोविड के बाद जो इनके स्टॉक प्राइस में अपट्रेंड देखने को मिला वो कितना देखने को मिला वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो था 278% का। एंड ये जो अपट्रेंड हमें देखने को मिला था ये मिला हमें 455 डेज में। तो इन स्टॉक्स के अंदर आज जो करेक्शन हो रखी है तो यहाँ से अगर ये अपने लास्ट हाई को टच करते हैं तो इन्फोसिस के केस में ये अपसाइड है 58% के अप्रॉक्स एंड TCS के केस में ये अपसाइड है 90% के अप्रॉक्स। तो हमारे कुछ व्यूअर्स ये भी सोच सकते हैं जो कि स्मॉल कैप्स पर ज्यादा फोकस करते हैं कि स्मॉल कैप्स में हमें और भी हायर ग्रोथ देखने को मिल जाती है, वो भी काफी कम टाइम में। बट हमें समझना होगा कि यहाँ पर रिस्क स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में काफी कम है। तो IT सर्विसेज में हम ट्रेडिशनल शेयर्स में जिन्हें फोकस कर सकते हैं उसमें एक तो TCS है, इन्फोसिस है, देन परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है बोथ इन टॉप लाइंस एंड इन नेट प्रॉफिट्स। सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग ही कम हुई है, बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग तो यहाँ पर बढ़ी ही है। देन कोफोर्ज लिमिटेड है जो कि हम फोकस में रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है एंड इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग माइनर से बड़ी है जो कि कंसर्निंग नहीं लगती है। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये चेंजिंग ट्रेंड के साथ अडॉप्ट करने पर काम कर रहे
हैं। पर जैसा कि हमने बिगिनिंग में कहा था कि विद द चेंज इन ट्रेंड न्यू प्लेयर्स कम्स एंड डोमिनेट्स। तो यहाँ पर अगर हमें किसी ऐसे प्लेयर को स्टडी करना हो जो 100% एआई सर्विसेज प्रोवाइडर हो एंड जिसके पास लेगेसी सिस्टम का कोई लोड ना हो, वो है फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें सप्लाई चेन है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स है, डिजिटल इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस है, ESG एनालिटिक्स है, पर्सनलाइजेशन इंजन्स हैं एंड मार्केटिंग है। तो सारी की सारी ये सर्विसेज ये एआई बेस्ड हैं एंड किन डोमेन्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रही। एंड इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इनके पास जो एआई प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो इन एआई प्रोडक्ट्स की बेंचमार्क्स के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कैसी है वो भी देख लेते हैं। तो इनका जो वैद्या 2.0 प्रोडक्ट है तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है ओपन एआई, गूगल जेमिनी एंड कुछ और पीयर्स को। वेयरएज इनका जो PI इवॉल्व है ये भी नंबर 2 पर रैंक कर रहा है एंड यहाँ पर बाकी कंपटीटर्स की पोजीशन भी आप देख सकते हैं। तो ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ जिसमें से कई सारे यूनिकॉर्न्स भी हैं, तो नए ग्लोबल क्लाइंट्स को ये किस तरह से ऐड कर रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि वो क्लाइंट्स जिनकी एनुअल रेवेन्यू $1 मिलियन से ज्यादा है वो प्रेजेंटली 58 हो गए हैं एंड उसमें लगातार ग्रोथ हुई है। मोर देन $5 मिलियन रेवेन्यू वाले क्लाइंट्स अभी 18 हो गए हैं एंड यहाँ पर भी ग्रोथ हुई है। मोर देन $10 मिलियन वाले क्लाइंट्स में भी बढ़ोतरी हुई है एंड मोर देन $12 मिलियन वाले क्लाइंट्स भी इनके 6 हो गए हैं, जो कि फाइनेंशियल 23 में सिर्फ 1 था। तो ये सिर्फ नए क्लाइंट्स को ऐड ही नहीं कर रहे बल्कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से इनका रेवेन्यू शेयर भी बढ़ रहा है। तो नेट रिटेंशन रेवेन्यू जो कि काफी इंपॉर्टेंट KPI है, तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। उसका नेट प्रमोटर स्कोर जो कि इनके क्लाइंट्स इन्हें देते हैं, यहाँ पर भी ये 75% से ऊपर ही लगातार स्कोर कर रहे हैं, जो कि काफी हायर स्कोर है एंड ये दिखाता है कि इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इनसे सेटिस्फाई हैं कि नहीं। तो आज इनके पास जो टोटल पेटेंट एंड पेटेंट एप्लीकेशंस हैं वो 66 हैं एंड किसी कंपनी के पास इस तरह के पेटेंट्स का होना ये ऑफ कोर्स एक एज प्रोवाइड करती है। एंड ये पेटेंट्स इसलिए भी हैं क्योंकि कंपनी R&D पर काफी फोकस करती है एंड अपनी रेवेन्यू का 6.8% R&D पर स्पेंड करती है। तो उसके बाद टॉप लाइन में भी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है एंड नेट प्रॉफिट्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आज बिजनेस के अंदर वो सब है जो किसी बिजनेस को फ्यूचर में एक बड़ा बिजनेस बनने में हेल्प करता है, बट ये गारंटी नहीं होती है। हम सिर्फ आज की पोजीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। उसका वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस टू अर्निंग इसका हायर साइड पर है एंड इसे अभी हम वॉच पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, डू हिट द लाइक बटन, चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।